वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम लोग तीसरा टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इस टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यह हमारा थर्ड टॉपिक है। इससे पहले भी हमने 2 टॉपिक्स किए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा पूरे यूरोप में नेशन स्टेट्स और आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म की भावना फैली थी। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इस भावना ने किस तरह से यूरोपीय सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए और नेशनलिज्म और नेशन स्टेट के स्थापना के लिए प्रेरित किया। और वहाँ के सोसाइटी के जो 3 पार्ट थे, यानी यूरोपीय सोसाइटी उस समय 3 भाग में डिवाइड था। 3 विचारधाराओं के लोग उसमें थे, जिसमें पहला थे ऑटोक्रेसी समुदाय, दूसरा थे कंजर्वेटिव्स और तीसरा रेडिकल्स यानी क्रांतिकारी। तो हम लोग बारी बारी से इन तीनों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि नेशन स्टेट बनने से पहले यूरोप की स्थिति क्या थी मानचित्र पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। स्टूडेंट्स, यदि आप मिड 18th सेंचुरी अर्थात 1750 एडी के यूरोप के मैप को देखेंगे तो उसमें आपको वैसे नेशन स्टेट नहीं मिलेंगे जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं, जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। वे तब छोटे छोटे किंगडम्स, डचियों और कैंटनोज में डिवाइडेड थे, जिनके शासकों के ऑटोनोमस टेरिटरीज यानी उनके पास एक स्वतंत्र एरियाज थे जिस पर उनका अधिकार था। पूर्वी और मध्य यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अधीन थे, यानी निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे, और इन इलाकों में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे। वे स्वयं को एक सामूहिक पहचान यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी या किसी समान संस्कृति अर्थात कॉमन कल्चर का भागीदार नहीं समझते थे, क्योंकि सबकी लैंग्वेजेज अलग अलग थी, सबके रहन सहन के तौर तरीके अलग थे, सबके रीति रिवाज अलग थे। इसलिए वो सभी अपने आप को एक कॉमन कल्चर के नहीं मानते थे। वे डिफरेंट लैंग्वेजेज बोलते थे तथा डिफरेंट जातीय समूहों के अर्थात एथनिक ग्रुप्स के मेंबर्स थे। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करने वाला हैब्सबर्ग एम्पायर कई डिफरेंट रिलीजियंस और जनसमूहों को मिलाकर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे एरियाज के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां कुलीनबर्ग यानी ऑटोक्रेसी में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे। हैब्सबर्ग एम्पायर में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले प्रोविंसेस भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्योर लैंग्वेज बोलते थे, जबकि बाकी के लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते थे। गलीसिया में एरिस्टोक्रेसी पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। इन 3 प्रभावशाली ग्रुप्स के अलावा हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्री लाइन के अंदर बहुत भारी संख्या में पीजेंट्स रहते थे, जैसे नॉर्थ में बोहेसियन और स्लोवाक्स, कर्नियोला में स्लोवेंस, साउथ में क्रोएट तथा ईस्ट की तरफ ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसी डिफरेंसेस पॉलिटिकल यूनिटी को इजीली प्रमोट करने वाला नहीं था, यानी बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ बांध कर रखने वाला अगर कोई था तो वो केवल सम्राट के प्रति यानी राजा के प्रति लोगों की निष्ठा थी। अब सवाल यह उठता है कि किस प्रकार नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ द नेशन पूरे यूरोप में फैला। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कुलीनबर्ग और नया मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीनबर्ग था। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था ऑटोक्रेसी यानी कुलीन, जैसे कि चर्च और पादरी। इस वर्ग के मेंबर्स एक कॉमन वे ऑफ लाइफ यानी एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो रीजनल
डिविजन्स के आर पार व्याप्त थी, यानी दोनों तरफ व्याप्त थी, शहरों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी एरियाज में हवेलियों के मालिक थे। पॉलिटिकल वर्क के लिए तथा अपर क्लासेस के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके फैमिलीज अक्सर मैरिज रिलेशनशिप से बंधे हुए थे, लेकिन यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग पॉपुलेशन के हिसाब से एक छोटा सा समूह या ग्रुप था। पॉपुलेशन के अधिकांश लोग फार्मर्स और पीजेंट्स थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल स्टेट्स में बटी हुई थी, जिस पर भूदास यानी बंधुआ मजदूर फार्मिंग करते थे या खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का डेवलपमेंट और व्यवसायी वर्गों का उत्थान हुआ, यानी व्यवसायी वर्ग उभरकर सामने आए, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए प्रोडक्शन पर टिका हुआ था, यानी उत्पादन पर टिका हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी 1750 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ पार्ट में यह 19th सेंचुरी के दौरान स्टार्ट हुआ। इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप नए सोशल ग्रुप्स अस्तित्व में आए। लेबरर्स ग्रुप के लोग और मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स और सर्विस सेक्टर्स के लोगों से बने थे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इन ग्रुप्स का आकार 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड तक छोटा था। एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए, यानी मशहूर हुए। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19th सेंचुरी के शुरुआती डिकेड्स में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार नेशनलिज्म से काफी करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है आजाद या आजादी। नए मिडिल क्लास के लिए नेशनलिज्म का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी सभी को व्यक्तिगत आजादी और समानता। राजनीतिक रूप से नेशनलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट पर जोर देता था जो सबकी सहमति से बनी हो, अर्थात जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हों। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से नेशनलिज्म एब्सोल्यूटिस्ट और एरिस्टोक्रेट्स के विशेषाधिकारों या प्रिविलेजेस को समाप्त कर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन तथा पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सपोर्टर था। 19th सेंचुरी के लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी काफी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी के लिए। लेकिन जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि वो लोग चाहते थे कि एक संविधान हो और एक सबकी सहमति से बनी गवर्नमेंट हो, लेकिन उन्होंने यह कभी सपोर्ट नहीं किया कि सबको मतदान का भी अधिकार मिले। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग या एक्सपेरिमेंट था और वहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति को ही था, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ उन्हीं को ही वोट देने का राइट था, जिसे एक्टिव सिटीजन के नाम से जाना जाता था। प्रॉपर्टी लेस या संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को पॉलिटिकल राइट से वंचित रखा गया था, यानी उन्हें अधिकार नहीं था वोट देने का और इलेक्शन में खड़े होने का। केवल कुछ समय के लिए जैकोबिन रूल के समय सभी एडल्ट पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, महिलाओं को नहीं। लेकिन नेपोलियन कोड में पुनः सीमित सफ्रेज सिस्टम वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क यानी पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया। अवयस्क यानी पैसिव सिटीजन का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के शुरुआती वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान पॉलिटिकल राइट्स के लिए
मांग करते हुए विरोध किया और आंदोलन चलाया। इकोनॉमिक सेक्टर में नेशनलिज्म बाजारों की मुक्ति यानी स्वतंत्रता और गुड्स एंड कैपिटल्स के मूवमेंट पर स्टेट द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना चाहते थे। अर्थात नेशनलिस्ट चाहते थे कि इंटर स्टेट जो भी व्यापार होता है उस पर जो जगह जगह टैक्सेस लगाए जाते हैं उन सभी को खत्म कर दिया जाए और बाजार को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए ताकि निर्बाध गति से व्यापार हो सके। 19वीं सेंचुरी के दौरान उभरते हुए मिडिल क्लास की यह जोरदार डिमांड थी कि बाजार को मुक्त रखा जाए, सभी नियंत्रणों से, सभी बैरियर से उनको अलग रखा जाए। आइए हम 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में जर्मन भाषी इलाकों का एग्जाम्पल लें। नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बना यानी महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी एक कैपिटल और वेट एंड मेजरमेंट्स की एक प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाकर अपना माल या सामान बेचने वाले एक व्यापारी को 11 कस्टम ड्यूटीज यानी टैक्सेस से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% टैक्सेस या सीमा शुल्क देना पड़ता था। यह टैक्स प्रायः गुड्स का वेट्स या साइज के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि एरियाज की अपनी अपनी वेट और मेजरमेंट की प्रणाली थी, अतः कैलकुलेशन करने में भी समय लगता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कपड़े को मापने का एक पैमाना या स्केल एलए था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी। यदि एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। इसी तरह जगह बदलने के साथ साथ वेट एंड मेजरमेंट की प्रणाली अलग अलग होने के कारण व्यापारियों को या व्यवसायियों को अलग अलग जगह अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे, जिससे उनको व्यापार करने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए ये लोग चाहते थे कि बाजारों को सभी बाधाओं से मुक्त रखा जाए। नए ट्रेडर्स ग्रुप्स या व्यावसायिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक लेन देन और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सेक्टर के निर्माण के फेवर में थे जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का ट्रांसपोर्टेशन निर्बाध गति से यानी बिना रोक टोक के हो सके। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ यानी कस्टम यूनियन जाल्बेरियन एस्टेब्लिश की गई, जिसमें अधिकांश जर्मन स्टेट शामिल हो गए। इस यूनियन ने टैक्स बैरियर्स को समाप्त कर दिया और कैपिटल की संख्या 2 कर दी, जो कि पहले 30 से ज़्यादा थी। इसके अलावा रेलवेज के विकास ने मूवमेंट को बढ़ावा दिया और इकोनॉमिक बेनिफिट को राष्ट्रीय एकीकरण या नेशन इंटीग्रेशन का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक नेशनलिस्ट फीलिंग्स को इकोनॉमिक नेशनलिज्म की लहर ने और मजबूत बनाया। इस बॉक्स में आप कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स को देख सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं कि कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटी। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स हैं। न्यू वर्ड्स। सफ्रेज मीन्स मतदान का अधिकार यानी वोटिंग राइट। जैसा कि आपने इस टॉपिक में पढ़ा है कि जाल्बेरियन जो कि एक कस्टम यूनियन था, न्यू मिडिल क्लास के लोगों का, इकोनॉमिक्स, एजुकेटेड पर्सन, ट्रेडर्स, सभी का मानना था कि अगर नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट को बढ़ावा देना है या मजबूती प्रदान करना है तो उसके लिए मार्केट्स को पूरी आज़ादी देनी होगी, अर्थात मार्केट को स्टेट के नियंत्रण से बाहर रखना होगा। उसमें स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ताकि व्यापार निर्बाध गति से बिना किसी बैरियर्स के हो सके, जिससे कि राष्ट्र को मजबूती मिलेगी और नेशन स्टेट का जो आइडिया था वो भी सफल होगा।
तो इसमें सभी वर्ग के, मिडिल क्लास के जितने भी मेंबर्स थे, पढ़े लिखे लोग और इकोनॉमिस्ट, वकील और भी पर्सन, सभी ने इस बात पे विचार किया और इस भावना को पूरी तरह से फैलाने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।